हेलो स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को सीखना है रेडियल फ्लो टरबाइन। तो रेडियल फ्लो टरबाइन क्या होता है कि दो तरीके के टरबाइन होते हैं कि या तो रेडियली इनवर्ड फ्लो होगा या तो रेडियली आउटवर्ड फ्लो होगा। तो फ्लो की डायरेक्शन बेसिस पे इनके दो कैटेगरी आपको सीखनी होती हैं। जो सामने आपको डायग्राम दिख रहा है उसमें क्या हो रहा है, देखिए ज़रा। वाटर जो है वो आउटर साइड से इनर साइड की ओर जा रहा है, तो इसलिए ये टाइप ऑफ फ्लो जो हुआ वो हुआ इनर साइड का फ्लो है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं इनर रेडियल फ्लो। अगर यही फ्लो जो है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो जो है, वाटर कैसे जाता है, ऐसे से यहाँ से निकल के ऐसे बाहर की साइड निकलता, तो उसे बोलते हैं आउटवर्ड रेडियल फ्लो टरबाइन। ठीक है, तो इसमें देखिए ये जो डायग्राम है ये पूरा डायग्राम बना हुआ है, इसी तरह थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। ये जो वेन्स आपको दिख रही हैं, ये वाली जो वेन्स आपको दिख रही हैं, इसे हम बोलते हैं गाइड वेन्स। गाइड वेन्स इसलिए क्योंकि ये अपनी जगह पे फिक्स होती हैं, ये रोटेट नहीं होती हैं। ये सिर्फ वाटर का जो वाटर आ रहा है, जो फ्लो आ रहा है, उसको गाइड करने का काम करती हैं। ठीक, फिर दूसरा जो है, ये जो ब्राउन कलर में जो बना हुआ है, ये हमारा होता है मूविंग वेन्स बोलते हैं इसे। मूविंग वेन्स क्या होती हैं, ये मूव कर रही, ये वाटर जब आएगा तो इसे हिट करेगा तो ये क्या करेगा, ये मूव करने लगता है। जब ये मूव करने लगता है तो इससे जो रॉड कनेक्टेड, इसे शाफ्ट बोलते हैं, ये भी रोटेट होने लगता है। जब ये रोटेट होने लगता है तो ये जनरेटर यहाँ पे लगा होता है, रोटर लगा होता है, जनरेटर लगा होता है, और ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देता है। ठीक है, तो देखिए ये जो है गाइड वेन्स अपनी जगह पे फिक्स होती हैं, सिर्फ इनका काम गाइड करना होता है वाटर को। और ये ब्लेड्स होते हैं जिन्हें हम लोग वेन्स बोलते हैं, और ये मूविंग वेन्स होते हैं। वाटर इनसे टकराता है, इन्हें मूव करता है, तो ऐसे ऐसे घूमने लगता है। डायरेक्शन ऑफ फ्लो अगर आउटर से इनर साइड है तो इसे बोलते हैं इनवर्ड रेडियल फ्लो। और अगर पहले क्या है, पहले जाएगा गाइड वेन्स में, फिर हिट करेगा जाके किसको, ये रोटेटिंग वेन्स को, तो ये इनवर्ड रेडियल फ्लो हो गया। और अगर वाटर जो है नीचे से ऐसे आता हुआ पहले हिट करे और फिर गाइड वेन से बाहर निकले, तो इसे हम बोलते हैं आउटवर्ड रेडियल फ्लो। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से आपको डायग्राम से तो क्लियर हो गया होगा। इस चीज़ को हम लोग लाइन डायग्राम के फॉर्म में जब बनाते हैं तो कैसे देखते हैं वो आप लोगों को अभी देखना है। तो देखिए ये जो दिख रहा है आपके सामने, ये है इनवर्ड रेडियल फ्लो टरबाइन का लाइन डायग्राम। जैसे अभी आपने जो देखा वो एक्चुअल था। अब इसी चीज़ को हम लोग लाइन डायग्राम के फॉर्म में जब बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, तो देखिए ये जो बने हुए हैं, ये जब देखिए पहले आप लोग ये देखिए कि ऊपर से देखने पर ये कैसा दिखेगा। ऊपर से देखने पर डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा। ये जो है ये गाइड वेन्स हैं पूरा, ठीक है, और इसके अंदर जो है ये मूविंग वेन्स हैं, और ये जो है ये रोटर लगा हुआ है जिसे जो रोटेट करता है। ठीक है, शाफ्ट जिससे कनेक्ट होता है। ठीक है, ये देखिए इन्हें हमने फिक्स भी शो किया है कि ये जो है फिक्स है, लेकिन ये मूव करने के लिए फ्री होती हैं। अब होता क्या है कि वाटर जो है वो ऐसे आएगा, इससे टकराएगा, ऐसे इधर जाएगा, और ये चूँकि स्टेशनरी, इन पे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, फिर ये टकराएगा इससे। जब इससे टकराएगा ये मूव कर सकती हैं, तो क्या होगा, ये ऐसे ऐसे रोटेट होने लगती हैं। कुछ इस तरीके का फ्लो होता है इसमें। अब इसी चीज़ को अगर आप साइड मतलब सामने से देखेंगे तो ऊपर से देखने पे ऐसा दिख रहा है, जब सामने से देखेंगे तो यही कोई चीज़ आपको ऐसा दिखेगा। ये आपको शाफ्ट दिख रहा है, ये मूविंग वेन्स हैं, यही मूविंग वेन्स जो हैं इससे कनेक्टेड हैं, तभी ये घूमती हैं, तो शाफ्ट भी घूमता है, गाइड वेन्स लगी हुई हैं। वाटर कैसे जाता है, वाटर जो है वो चूँकि ये इनवर्ड रेडियल फ्लो है, तो वाटर इससे ऐसे आकर वाटर ऐसे यहाँ से यहाँ ऐसे जाता है। ठीक है, इसी तरह अगर आप आउटवर्ड रेडियल फ्लो देखेंगे तो इसमें आउटवर्ड रेडियल फ्लो है नहीं, बस डिफरेंस, बस डायरेक्शन, फ्लो का डायरेक्शन का डिफरेंस होता है, वो नेक्स्ट उसमें मैं आपको बता दूंगी। डायरेक्शन का ही फ्लो का डिफरेंस होता है। जो वाटर है वो कहाँ से जाता है, पहले वाटर यहाँ से ऐसे इंटर करता है और यहाँ से ऐसे एग्जिट कर, पहले इसको घुमा देता है, फिर गाइड वेन से बाहर चला जाता है। ये होता है आपका आउटवर्ड रेडियल फ्लो टरबाइन।
ठीक है। तो अब आप लोगों को ये तो समझ में आया होगा, कुछ तो इमेज बन गई होगी कि किस तरीके से ये टरबाइन वर्क करता है। अब हम लोग इनिशियल से देखते हैं पूरा। देखिए, रेडियल फ्लो टरबाइन जो है वो क्या होता है, जिसमें रेडियल फ्लो होता है, जो वाटर है उसमें रेडियली फ्लो होगा, या तो रेडियली इनवर्ड होगा या तो रेडियली आउटवर्ड होगा। अगर फ्लो जो है वो रेडियली इनवर्ड फ्लो हो रहा है तो उसे हम लोग इस तरीके के टरबाइन को बोलते हैं इनवर्ड रेडियल फ्लो टरबाइन। और अगर जो वाटर है वो इनसाइड से आउटसाइड में जा रहा है तो उसे हम लोग बोलते हैं आउटवर्ड रेडियल फ्लो टरबाइन। अब ये जो टरबाइन होती हैं वो रिएक्शन टरबाइन होते हैं, ठीक है। तो रिएक्शन टरबाइन क्या होता है, जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी दोनों अवेलेबल होती है। इसमें क्या होता है कि जो पूरा आपका केजिंग है वो पूरी तरह से एयर टाइट कंटेनर होता है और उसमें अंदर प्रेशर जनरेट रहता है, प्रेशर के थ्रू फ्लो होता है। जो प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों अवेलेबल होती हैं, तो प्रेशर एनर्जी धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती रहती है, ठीक है। पूरा एयर टाइट कंटेनर बंद होता है, पूरा फुल ऑफ वाटर होता है, ये तो मैंने बता ही दिया, ठीक है। अब आपको क्या सीखना है, मेन पार्ट्स ऑफ रेडियल फ्लो टरबाइन देखने हैं। तो जो मेन पार्ट हैं वो क्या हैं, केजिंग, गाइड मैकेनिज्म, रनर और ड्राफ्ट ट्यूब, ये 4 चीज़ें, इनके बारे में आपको देखना है। तो देखिए, केजिंग जो होता है, ये पूरा जो रिएक्शन टरबाइन है इसमें जो केजिंग होता है वो पूरे तरीके से वाटर उसमें अंदर फिल होता है, एयर टाइट कंटेनर की तरह वर्क करता है। इसमें जो पेनी स्टॉक होता है, पेनी स्टॉक से जो वाटर आ रहा होता है अंदर की साइड, वो केसिंग में इंटर करता है और स्पाइरल शेप की होती है। ये स्पाइरल शेप क्यों होता है इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। जो क्रॉस सेक्शन होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता जाता है, धीरे धीरे डिक्रीजिंग में, मतलब घटता जाता है। और केजिंग जो है वो कम्प्लीटली जो है रनर को पूरी तरह से ढके हुए होती है, पूरी तरह से वाटर उसमें फिल हो रहा होता है। कांस्टेंट वेलोसिटी हम लोग मेंटेन करते हैं। और जो केजिंग है वो कंक्रीट की भी बनी होती है, स्टील की भी बनी होती है, कास्ट स्टील की या प्लेन स्टील की बनी होती है, ठीक। अब ज़रा इसके बारे में समझेंगे कि ये जो है स्पाइरल है अगर, तो इसमें कांस्टेंट वेलोसिटी का क्या कॉन्सेप्ट है, जो आपको समझना है वो देखते हैं। और छोटा करना पड़ेगा इसको, ये हाँ। देखिए, इसमें क्या हो रहा है कि वाटर जो है यहाँ पे, इधर ये पेनी स्टॉक से कनेक्टेड है, वाटर क्या हो रहा है यहाँ पे ऐसे अंदर आता है, देखा जाता है। तो यहाँ पर जो एरिया अवेलेबल है, धीरे धीरे आगे जाने पर क्या हो रहा है, एरिया कम होता जा रहा है, एरिया कम होता जा रहा है। इसके अलावा क्या हो रहा है, इसके अलावा क्या होता है, देखिए जो जो चीज़ें बनी हैं पहले हम उनको जान लेते हैं। ये इसे जो बाहर जो आउटसाइड का होता है इसे बोलते हैं स्पाइरल केजिंग, ठीक। ये जो रेड कलर से जो इंडिकेट किया गया है ये होती हैं गाइड वेन्स, और ये जो बीच में जो लगा हुआ है ये होता है रनर, ठीक है, ये होता है, ठीक। अब देखिए, वाटर जो है सपोज़ यहाँ पर कितना, ये क्यू वाटर जो है, क्यू मीटर क्यूब पर सेकेंड वाटर जो है यहाँ पे इंट्रेंस हुआ। अब हमें क्या रखना है कि v को जो है उसे हमें कांस्टेंट रखना है, इसे वेरिएबल नहीं करना है, ठीक है। तो q इक्वल टू क्या होता है, a इंटू वी होता है। चूँकि q भी जो q है वही, जितना q शुरुआत में है उतना ही q लास्ट तक जाना है। तो करते क्या है हम लोग, जैसे यहाँ पर Q1 जो है, Q1 फ्लो जो है वो आया, जैसे ही वाटर इस जगह पर आया, ये कुछ वाटर इसका क्या चला गया इधर साइड, जो गाइड वेन्स हैं, जो गाइड व्हील है, इधर की साइड चला गया, ठीक है। जब कुछ वाटर जो है वो गाइड वेन्स की तरफ चला गया तो बचा हुआ कुछ वाटर सपोज़ हम उसे Q2 बोलते हैं। तो सीधी बात है कि Q2 जो है वो Q1 के कंपैरिजन में कम ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी A2 V2 भी कम होना चाहिए, किससे, A1 V1 से। अब देखिए, A1 तो ज़्यादा है क्योंकि इस सेक्शन पे क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है, तो आगे जाने पर क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा होना चाहिए हम ये देखेंगे। चूँकि वेलोसिटी क्या है, हमें कांस्टेंट रखनी है। जब वेलोसिटी हमें कांस्टेंट रखनी है तो ये और ये बराबर हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या कि A2 जो है वो कम होना चाहिए A1 से।
यही रीज़न है कि कांस्टेंट वेलोसिटी मेंटेन करने के लिए हम आगे आगे धीरे धीरे आते आते जो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो अवेलेबल है उसको धीरे धीरे कम करते जाते हैं। इस तरह कम करते जाते हैं कि अवेलेबल फ्लो जो है उसका जो वेलोसिटी होगा वो कांस्टेंट रहे। ठीक है, ये तो बात हुई केसिंग की। केसिंग के अंदर ही गाइड वेन्स होते हैं। मैंने बताया था ना कि गाइड वेन्स का कुछ काम नहीं होता है, वो बस क्या करती हैं, वाटर को गाइड करती हैं कि इधर डायरेक्शन बताती हैं कि इधर जाना है। एक बार जब वाटर गाइड वेन से हो गया तो वो अंदर रनर पे जाता है, रनर की वेन से टकराता है, जो मूविंग वेन्स होती हैं उन्हें मूव कर देता है। वाटर मूव करता है तो वो क्या होती है, रोटेट होने लगती हैं। रोटेट होने लगती हैं तो उससे जो शाफ्ट कनेक्टेड है वो भी रोटेट होने लगता है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो केसिंग होती है वो स्पाइरल शेप की लगाई जाती है ताकि वी जो है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी हमें पूरे फ्लो में हमें मिलती रहे। ठीक है, केसिंग के बारे में इतना ठीक है। नेक्स्ट जो होता है वो होता है गाइड मैकेनिज्म। ये जो हमने रेड कलर से शो किया है यही गाइड मैकेनिज्म है। ये क्या होता है, ये स्टेशनरी सर्कुलर व्हील होता है। मैंने बताया था ये फिक्स्ड होती हैं, जो वेन्स होती हैं फिक्स्ड होती हैं। सर्कुलर व्हील होता है, रनर के चारों ओर होता है। द स्टेशनरी गाइड व्हील आर फिक्स्ड। गाइड मैकेनिज्म जो है वो फिक्स्ड होते हैं। वाटर को जो है वो वेन्स पर स्ट्राइक करने के लिए इस तरह स्ट्राइक कराते हैं कि इनलेट पर किसी भी तरीके का शॉक ना लगे। इसके अलावा क्या होता है, जो विथ होता है वो विथ जो होता है इस तरह हम लोग अरेंज रखते हैं कि किसी भी टाइम पे हम इसे अल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बस इसका ज़्यादा कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता, सिर्फ इतना सिग्निफिकेंस है कि ये गाइड करते हैं, जो वाटर है उसे गाइड करता है, इस तरह रनर पे जाने की इजाज़त देता है कि वो उसको शॉक ना लगने दे, रनर पे एकदम से शॉक ना लगे, स्मूथली जो है वाटर जो है फ्लो हो। वरना शॉक लगेगा तो क्या होता है, लॉसेस बढ़ने लगते हैं और हमें उतना एफिशिएंसी नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो रनर क्या होता है, रनर एक सर्कुलर व्हील होता है जिसमें रेडियली कर्व्ड वेन्स जो है वो फिक्स होती हैं। सरफेस जो है रनर का बहुत स्मूथ रखा जाता है। रेडियल कर्व्ड वेन्स जो हैं वो इस तरह शेप में बनी होती हैं कि वो विदाउट शॉक जो है वो इंटर करे और एग्ज़िट भी कर जाए। जो रनर होता है वो कास्ट स्टील, कास्ट आयरन, स्टेनलेस स्टील का बना होता है और शाफ्ट से आगे जाके कनेक्टेड होता है। ये सारी चीज़ें बताई जा चुकी हैं। ड्राफ्ट ट्यूब क्या होता है, ड्राफ्ट ट्यूब के बारे में आप लोगों को थोड़ा समझना होगा। कई बार जब आप लोगों ने जितने भी मतलब जब भी एफिशिएंसी निकालना सीखा है आप लोगों ने टरबाइन में, तीनों तरीके के टरबाइन में, तो उसमें क्या होता था, एक इंक्रीजिंग डाया का एक पाइप लगा होता था। आप लोगों ने कई बार पूछा भी था कि ये क्यों लगा हुआ है, तो वो मैंने बस इतना बताया था कि ये ड्राफ्ट ट्यूब है और इसका क्या यूज़ है मैं यूनिट 5 में बताऊंगी। ठीक है, तो आज आप लोग उस चीज़ को समझिए कि ड्राफ्ट ट्यूब होता क्या है। जैसे यहाँ पर ये रनर वगैरह है, यहाँ पर ये केजिंग वगैरह फुल है, इसके बाद क्या होगा, वाटर आया, ये घूम गया, इसके बाद वाटर जो वाटर है उसका एग्ज़िट भी तो कराना है वाटर को। तो जब हमें वाटर को एग्ज़िट कराना होता है तो करते क्या हैं, दो तरीके हैं। देखिए पहले तो आप लोग बहुत आराम से उसमें सीखिए। सपोज़ अगर ऐसा दो देखते हैं, पहले हम लोग इसको नहीं देखेंगे, हम लोग सीधे ये वाला केस लेके चलेंगे। सपोज़ यहाँ पे इधर साइड जो है पूरा टरबाइन का काम हुआ और जो वाटर है वो एग्ज़िट के टाइम पर यहाँ से इधर की साइड यहाँ पर ऐसे डाला जाना है। तो देखिए अगर केस होता कैसा, जो इम्पल्स टरबाइन का केस होता, तो चूँकि वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, इनलेट और आउटलेट दोनों पर ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, तो हमें इस चीज़ का कोई मतलब हेडेक नहीं होता, ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं होती कि जो एग्ज़िट हो रहा है वहाँ पर क्या प्रेशर बनने वाला है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब बात आती है हमारी प्रेशर जिसमें अवेलेबल होता है, प्रेशर एनर्जी अवेलेबल होती है इस तरीके के टरबाइन की, तो चूँकि अंदर प्रेशर है तो वो प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम पे फ्लो हो रहा होता है। ठीक है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है तो सीधी बात है कि उसे हम लोग एकदम से एटमॉस्फेयर में एकदम से हम लोग उसको छोड़ नहीं सकते उस वाटर को। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि उसका प्रेशर धीरे धीरे क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं। जब प्रेशर धीरे धीरे इंक्रीज़ करते हैं मतलब हम प्रेशर हेड को धीरे धीरे बढ़ाते हैं।
और इतना कर देते हैं कि जो बाहर जो प्रेशर है उसके बराबर हो जाए। ठीक, तो अगर हमने एक ऐसा ट्यूब यूज़ किया जिसका क्रॉस सेक्शन जो है वो सेम रहेगा, तो अगर हम दो सेक्शन लें, ये सेक्शन 1 और ये सेक्शन 2, ठीक है, इन दोनों पर क्या होगा, एनर्जी तो सेम ही रहेगा। जब दोनों पर एनर्जी सेम रहेगा तो और Q भी दोनों का Q1 और Q2 भी सेम है। जब Q1 Q2 सेम है तो V1 और V2 भी सेम है। जब V1 V2 सेम है तो सीधी बात है कि वेलोसिटी हेड सेम है। जब वेलोसिटी हेड सेम है तो प्रेशर हेड भी दोनों जगह सेम रहेगा। जब प्रेशर हेड सेम रहेगा तो हमारा इस तरीके का ट्यूब लगाने का कोई भी पर्पस जो हमारा था वो हमारा पूरा नहीं हो पाया। ठीक, तो हम लोग करते क्या है, एक इंक्रीजिंग डाया का ट्यूब लगाते हैं। जो वाटर यहाँ से एग्जिट होगा, अब हम यहाँ पर एक दो सेक्शन लेते हैं, ये सेक्शन 1 है और ये सेक्शन 2 है। तो देखिए Q1 इक्वल टू Q2 होगा, जितना फ्लो आ रहा है वही सेक्शन 1 पर है और वही सेक्शन 2 पर भी है। तो जब Q1 इक्वल टू Q2 है, देखिए Q1 इक्वल टू Q2 है, तो Q1 इक्वल टू Q2 यानी A1 V1, इसको कर देते हैं, Q1 इक्वल टू Q2 है तो यानी A1 V1 इक्वल टू A2 V2। अब देखो क्रॉस सेक्शनल एरिया देखने से ही समझ में आ रहा है कि A1 की वैल्यू कम है और A2 की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है। A1 की वैल्यू कम है और A2 की वैल्यू जो है ज़्यादा है। तो दोनों को बराबर करने के लिए सीधी बात है कि हमें वेलोसिटी जो है वो वेलोसिटी पे इफेक्ट देखना होगा। तो V1 जो है ज़्यादा हो जाएगी इन कंपैरिजन टू V2। मतलब हम ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे आगे जाने पर वेलोसिटी जो है वो कम हो जाएगी। मतलब कि V1 जो है वो ज़्यादा है और V2 जो है वो कम है। ठीक, इतना चीज़ यहाँ पे क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पर हम लोग लगाते हैं क्या, एनर्जी इक्वेशन लगाते हैं। तो एनर्जी इक्वेशन जब लगाया तो प्रेशर हेड एज सेक्शन 1 तो P1 बाई रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z1। तो अगर हम माने कि दोनों सेम ही लेवल पर हैं तो भी हमें दोनों और Z1 और Z2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें उस पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेकेंड जो है, सेकेंड टाइप में क्या हो जाएगा, P2 बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G। अभी आपने देखा कि V1 जो है वो ज़्यादा है और V2 जो है वो कम है। तो सीधी बात है कि V1 स्क्वायर बाई 2G वाला जो टर्म है वो ज़्यादा है और V2 स्क्वायर बाई 2G वाला जो टर्म है वो कम है। तो दोनों को इक्वल हैं दोनों, तो सीधी बात है कि P1 बाई रो जी जो है वो कम होगा और P2 बाई रो जी जो है वो ज़्यादा होगा। मतलब कि ये बात तो क्लियर है कि जो इसके अंदर जो प्रेशर है, जो सेक्शन 1 पे जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर पे फ्लो हो रहा होता है और सेक्शन 2 पर जो है प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ होने लगता है। ठीक, तो इसके दो फ़ायदे हुए। जो इंक्रीजिंग डाया का हमने जो पाइप यानी जिसे हम लोग ड्राफ्ट ट्यूब बोलते हैं वो हमने यूज़ किया, तो इसके दो फ़ायदे हुए। वो क्या, वेलोसिटी जो है वो कम हो जाती है सेक्शन 2 पर पहुंचते पहुंचते और प्रेशर हेड जो है वो बढ़ जाता है सेक्शन 2 पर। ठीक है, ये दो फ़ायदे हुए। तो चूँकि प्रेशर हेड को बैलेंस करना ही होता है तो हमें ये काम करना ही पड़ेगा इंक्रीजिंग डाया का। ये एक फ़ायदा हुआ। अब देखिए दूसरा फ़ायदा क्या होता है कि जो वेलोसिटी हेड होता है वो अगर जो सेक्शन 1 पे वेलोसिटी जो है हम जानते हैं ज़्यादा है, तो अगर हमने क्या किया, हमने उसी वेलोसिटी के साथ फ़्लो को आगे जाने दिया, मतलब सेक्शन 2 पर भी वही वेलोसिटी रही जो कि काफ़ी ज़्यादा है, तो जो आगे जो स्ट्रक्चर बनेगा, मतलब जो बेस पे जो टेल रेस पे जो स्ट्रक्चर बनेगा उसमें जो वाटर है वो बहुत तेज़ वेलोसिटी के साथ उसको हिट करेगा, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। उसे बहुत ज़्यादा हमें स्ट्रेंथ देनी पड़ेगी। तो हम लोग करते क्या हैं, धीरे धीरे हम उसकी वेलोसिटी को कम कर देते हैं ताकि जो वाटर है वो बहुत तेज़ वेलोसिटी से उसको हिट ना करे, तो स्ट्रक्चर जो है वो ख़राब भी नहीं होता है। ये हमारा ड्राफ्ट ट्यूब का काम होता है। ठीक है, अब मुझे लगता है आप लोगों को काफ़ी कुछ आइडिया इसमें मिल गया होगा। रिएक्शन टरबाइन है, ये रिएक्शन टरबाइन है और रेडियल रिएक्शन टरबाइन है। ठीक है, रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन है। इनवर्ड फ्लो और आउटवर्ड फ्लो भी आपको काफ़ी हद तक इसमें समझ में आ गया होगा। देखिए इनवर्ड फ्लो और आउटवर्ड फ्लो में एक चीज़ है जो आप लोगों को और ध्यान देनी है, वो क्या है, देखिए
इनवर्ड फ्लो है, मतलब इनसाइड जो शैफ्ट है, जो रनर की साइड फ्लो हो रहा है। तो सीधी बात है, इनलेट किधर होगा? इनलेट जो है वो जब वाटर इधर से इधर इंटर कर रहा है तो सीधी बात है इनलेट क्या है? इनलेट ये है। जब इनलेट ये है तो जो डाया हम लोग यूज़ करेंगे, जो देखो सेक्शन हमारा जो अभी जो हमारे जो रूल्स चल रहे हैं उनके अकॉर्डिंग क्या है कि हम लोग इनलेट पे उनको सेक्शन 1 मानते हैं और आउटलेट पार्ट को सेक्शन 2 मानते हैं, ठीक है। तो जब वाटर यहाँ से इंटर कर रहा है, इनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, तो बस गाइडिंग के लिए लगे हुए हैं। तो जो डाया यूज़ होगा वो क्या होगा? वो यहाँ से काउंट किया जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है? ये पेरीफेरी ऐसे पेरीफेरी ऐसे लिया जाएगा, ठीक है। तो ये डाया जो है वो इनलेट डाया की तरह एक्ट करेगा, और जहाँ से ये जो हमारा जो रोटेटिंग वेन्स है जहाँ से ख़त्म, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा जो हमारा आउटलेट का डाया है वो हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर जो इनलेट का डाया होता है वो ज़्यादा होता है आउटलेट के डाया में। इस चीज़ को भी हम लोग यूज़ करते हैं कि किस टाइप का टरबाइन है ये पहचानने में। सपोज़ देखिए यहाँ पे तो आपको दिख रहा है कि सपोज़ आपको बताया गया कि इनवर्ड रेडियल फ्लो टरबाइन है, तो आपके दिमाग में ये बात तुरंत आनी चाहिए कि अच्छा D1 जो है वो ज़्यादा है D2 से, ठीक है। और अगर बोला जाता आउटवर्ड रेडियल फ्लो टरबाइन तो सीधी बात है कि ये जो अभी जो यहाँ पर D2 शो किया गया है वो D1 बन जाता, और जो D1 है वो D2 बन जाता, यानी जो D1 है वो कम हो जाता और D2 जो है वो ज़्यादा हो जाता, ठीक। तो अगर ये नहीं बताया गया है कि टरबाइन कौन सा है और सिर्फ D1 D2 के फॉर्म में भी वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो भी आप बता सकते हैं कि किस तरीके का टरबाइन है। इन सब को मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है। अब हम फॉर्मूले जो है वो डिराइव करते हैं। देखिए ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, इसमें जो है फॉर्मूले डिराइव हैं और मुझे देखो, ओके चलिए ठीक है, डेरिवेशन से ही देख लेते हैं पहले। इसमें देखिए डेरिवेशन एज सच कुछ खास नहीं है, बस हमें फॉर्मूले वगैरह ही हैं इसमें भी। देखिए द वर्क डन पर सेकेंड ऑन दी रनर बाई वाटर इज़ गिवन बाई, आपको ध्यान हो तो अगर ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है रो ए V1 VW1 U1 प्लस माइनस VW2 U2, जो सबसे पहले मैंने एक डेरिवेशन करवाया था, ये वही फॉर्मूला है। उसमें क्या था? रो ए VR1 था। तो अगेन वही बात कि जब वहाँ पर सिर्फ एक वेन के लिए था इसलिए VR1 यूज़ करते हैं। तो जब हम लोग कई सारी वेन्स के लिए एक साथ एनालिसिस करते हैं तब हम लोग रो ए V1 यूज़ करते हैं VR1 की जगह, ठीक है। तो यहाँ पर वही फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला गिवन है ये तो वही फॉर्मूला गिवन है। अच्छा, A इंटू V1 को हम लोग डायरेक्टली Q लिख सकते हैं, तो ये फॉर्मूला हो गया वर्क डन पर सेकेंड। वर्क डन पर सेकेंड, इसमें देखिए U1 और U2 क्या होते हैं? U1 और U2 जो है, उससे पहले वाले जो केस मैंने आपको देखा था उसमें क्या था? आपको U1 और U2 बराबर कर दिया गया था, ठीक है, U1 और U2 बराबर कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? U1 और U2 जो है वो बराबर नहीं करते हैं, इसमें U1 और U2 बराबर नहीं होते हैं। तो जब U1 और U2 बराबर नहीं है तो इनका फॉर्मूला क्या होता है? U1 जो होता है वो होता है टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ व्हील एट इनलेट, इसका फॉर्मूला होता है πdn/60। तो D1 क्या होता है? चूँकि हम लोग ये क्या है, इनलेट पे वेलोसिटी है, तो D1 जो है वो इनलेट का डाया है। अब ये इनलेट का डाया जो है, अभी देखिए अभी क्या है, ये इनवर्ड रेडियल फ्लो पड़ रहा है ना, तो इंट्रेंस कहाँ से होता है? आउटर साइड से इंट्रेंस हो रहा है। तो सीधी बात है यहाँ पर क्या यूज़ होगा? आउटर डाया यूज़ होगा, ठीक है। अभी U2 अगर निकालना है तो U2 देखिए πd2n/60, ठीक है। तो अब देखिए सेक्शन 2 पर मतलब जो इनसाइड वाला जो डाया है उस जगह पर एग्जिट हो रहा है, तो उस जगह का जो वेलोसिटी है वो कैसे निकलेगा? πd2n/60। D2 क्या है? इनर डाया है, इनर साइड पे है ना वो, तो इनर डाया ऑफ रनर है, ओके। तो अगर अब आपको निकालना है वर्क डन पर सेकेंड पर यूनिट वेट ऑफ वाटर पर सेकेंड, तो मतलब वर्क डन पर सेकेंड को डिवाइड कर देंगे वेट ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकेंड से। तो ये जो वर्क डन पर सेकेंड है, ये अभी ये फॉर्मूला इतना है, ये इतना तक है। और वेट ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकेंड, वेट ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकेंड मतलब वेट है, मतलब m इंटू जी है, पर सेकेंड है मतलब ये, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो इंटू टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाई t इक्वल टू q हो जाएगा। तो मतलब रो q g डायरेक्टली लिखा जा सकता है, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है।
तो रो क्यू से रो क्यू कैंसिल हो जाएगा और जो फॉर्मूला नंबर 13 है वो आपको याद रखना है, ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। ये जो इक्वेशन नंबर 13 है इसे ही हम लोग बोलते हैं यूलर्स इक्वेशन ऑफ हाइड्रोडायनेमिक मैकेनिज्म या फिर फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ हाइड्रोडायनेमिक मशीन्स। ठीक है, एक चीज़ और इसमें आपको ध्यान देनी है जो कि पहले भी हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। जैसे देखिए इक्वेशन नंबर 13 में जो VW1U1 प्लस माइनस लगा हुआ है, ये जो है प्लस माइनस लगा हुआ है, ये इनका क्या रूल है कि अगर जो बीटा है वो एक्यूट एंगल होता है तो हम पॉजिटिव साइन यूज़ करेंगे, अगर बीटा जो है वो ऑब्ट्यूस एंगल होता है तो हम निगेटिव साइन यूज़ करेंगे, और बीटा अगर ज़ीरो डिग्री नहीं, सॉरी इसे करेक्ट कर लीजिएगा, बीटा जो है वो आपका 90 डिग्री है तो ठीक है, अगर बीटा अगर 90 डिग्री है तो VW2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। VW2 0 मतलब ये वाला जो टर्म है हट जाएगा और बचेगा क्या, VW1U1 डिवाइड बाई जी। इसको करेक्ट कर लीजिएगा नोट्स में, बीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो है अब आपको नेक्स्ट जो फॉर्मूला देखना है वो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी के लिए है। तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है रनर पावर डिवाइड बाई वाटर पावर। रनर पावर जो है, रनर पावर अभी आपने जो निकाला वो क्या है, वर्क डन पर सेकेंड, तो वर्क डन पर सेकेंड को ही पावर बोलते हैं, तो ये रनर पावर आपने निकाला था। तो रनर पावर जो है किलोवाट में अगर चेंज कर देंगे पर यूनिट वेट ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकंड के लिए तो ये इतना हो जाएगा। तो हमें अगर टोटल वेट के लिए चाहिए तो W का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो रनर पावर आपका निकल आया। अच्छा, वाटर पावर जो है, वाटर पावर का जो वैल्यू है अगर आपने ध्यान हो तो वाटर पावर का जो वैल्यू है तो देखिए ये अभी आपको एक था रो GQH डिवाइड बाई 1000, यही आप वाटर पावर यूज़ करते थे। वाटर पावर जो है अब पर सेकंड के लिए है जब, तो सीधी बात देखिए ये फॉर्मूला तो आप पहले से इसको जानते हैं। अच्छा, इस रो GQ के बारे में ज़रा आप देखें तो चूँकि ये पर सेकंड के फॉर्म में चल रहा है तो अगर रो इंटू क्यू, तो रो इंटू क्यू मतलब मास पर सेकेंड और मल्टीप्लाइड बाई जी मतलब कि वेट पर सेकेंड। इस पूरे को हम लोग W लिख सकते हैं, मतलब वेट पर सेकेंड। ठीक है, तो वही यहाँ पर W यहाँ पर लिखा गया है। W और W कैंसिल हो जाएगा, 1000 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, नीटा H की वैल्यू बचेगी सिर्फ इतनी। ठीक, इस फॉर्मूले को भी आपको याद रखना है। ओके, अगर रेडियल होगा, आउटलेट पे ये रेडियल होगा तो VW2 की वैल्यू 0 हो जाएगी और नीटा H का जो वैल्यू है ये वाला टर्म हो जाएगा 0 और बचेगा क्या, सिर्फ इतना बचेगा। ठीक है, वही चीज़ लास्ट में लिखी गई है। अच्छा, रेडियल एट आउटलेट करने पर VW2 इक्वल टू 0 हो जाएगा क्योंकि वेलोसिटी ट्रायंगल। अच्छा, वेलोसिटी ट्रायंगल पहले हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद ये सारे फॉर्मूले देखेंगे। वेलोसिटी ट्रायंगल देखते हैं, ये देखिए इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल पे ध्यान देते हैं। देखिए अगर दिख रहा हो तो इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल अभी भी वही ट्रायंगल बना हुआ है जो हमने टेंजेंशियल के लिए, टेंजेंशियल नहीं, जो सबसे टेंजेंशियल से जो पहले जो इनिशियल केस एकदम देखा था, जो मैंने बोला था कि ये बेस है, सेम वैसा ही बन रहा है। ठीक है, इनलेट पे सेम वैसा ही है। और अगर आउटलेट पे देखा जाए तो यहाँ पर आउटलेट पे देखिए इन्होंने दूसरे तरीके का बना दिया है। वो इसलिए क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो क्या है, रेडियल आउटवर्ड का है। तो जब हम लोग बात करते हैं, अगर ऐसा कुछ नहीं दिया होता कि रेडियल आउटवर्ड है, ठीक है, तो आप लोगों को करना क्या होगा, वही जो सबसे पहला वाला जो डायग्राम बनाया गया था, जो मैंने बोला था ये बेस है, वही वाला आप यूज़ करते हैं यहाँ भी। ठीक, तो अगर आपसे बोला जा रहा है कि रेडियली आउटवर्ड है तो मतलब आउटर जो आउटलेट वाला जो ट्रायंगल है उसमें बीटा का वैल्यू जो है वो 90 डिग्री रखना है। और अगर आपसे बोला जाता है कि इनलेट पे रेडियल है, जब इनलेट पे रेडियल है तो मतलब ये, और यहाँ पर किसका वैल्यू, अल्फ़ा का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, वो 90 डिग्री हो जाएगा। अल्फ़ा का वैल्यू जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो अल्फ़ा और बीटा की जो वैल्यूज़ हैं उन्हें आप लोग ध्यान रखिएगा किस तरीके से लिया जाता है। ठीक, तो अब देखिए अगर बीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा तो ये ऐसा ही तो बन जाएगा जैसा बना हुआ है सामने। VW2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, VW2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका ट्रायंगल भी आपको ध्यान रखना है, ऐसा ही बनेगा जैसा पहला था, सेम वैसा ही है, कुछ इसमें नया नहीं है। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक और है, डिग्री ऑफ रिएक्शन। डिग्री ऑफ रिएक्शन क्या होता है, फॉर्मूला देखते हैं।
इसको R से इंडिकेट करते हैं। R इक्वल टू होता है चेंज ऑफ प्रेशर एनर्जी इनसाइड द रनर डिवाइड बाई चेंज ऑफ टोटल एनर्जी इनसाइड द रनर। अब देखिए पेल्टन व्हील के लिए अगर आपको डिग्री ऑफ रिएक्शन निकालना है तो अगर आपको ध्यान हो तो पेल्टन व्हील में कहीं भी, इम्पल्स टरबाइन होता है पेल्टन व्हील, तो उसमें कहीं भी प्रेशर एनर्जी नहीं होती है। जब प्रेशर एनर्जी नहीं होती तो चेंज ऑफ प्रेशर एनर्जी कैसे होगा? तो मतलब ये जो इसमें ये वाला पार्ट है वो क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। तो इसलिए डिग्री ऑफ रिएक्शन इक्वल टू भी ज़ीरो हो जाता है। लेकिन रिएक्शन टरबाइन के लिए जब हम लोग देखेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आएगी। तो जो फॉर्मूला यूज़ होता है वो ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं। इसमें अल्फ़ा और थीटा क्या है वो आपको पता है। देखिए अल्फ़ा और थीटा जो है वो ये है। अल्फ़ा जो है वो है V1 का एंगल है विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ वेन, और थीटा जो है वो रिलेटिव वेलोसिटी का एंगल है विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ वेन। ठीक, इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट उसमें सीखेंगे।